हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम यूकैरियोट्स में अनुलेखन क्रिया को समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन क्रिया किस प्रकार होती है इसे हमने विस्तार से देखा। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अनुलेखन क्रिया में क्या डिफरेंस होता है उसे आज हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ यूकैरियोट्स में अनुलेखन क्रिया किस प्रकार होती है उसे समझेंगे और उसके बाद ही हम दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे दोस्तों कि किस प्रकार दोनों सेल्स के अंदर जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो किस प्रकार अनुलेखन क्रिया होती है और यूकैरियोट्स में किस प्रकार से जो जटिलता की हम बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, एनसीईआरटी में अपने साफ लिखा हुआ है कि यूकैरियोट सेल के अंदर कुछ जटिलताएं होती हैं, क्योंकि ओबियसली हम जानते हैं कि जो यूकैरियोट सेल हैं वो प्रोकैरियोट्स की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो वहाँ पर जो अनुलेखन क्रिया है वो डिफरेंस होती है, थोड़ी जटिलता लिए है। तो क्या है वो जटिलता देखते हैं। आइए, यूकैरियोट्स में अनुलेखन क्रिया, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो सबसे पहली जटिलता की बात करते हैं। देखो यहाँ हमने डायग्राम भी दिया है और इस डायग्राम के जरिए हम पूरा एकदम से क्लियर सब कुछ समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन लेते हैं, यहाँ जो पहली जटिलता आती है यूकैरियोट्स के अंदर अनुलेखन क्रिया में जो पहली जटिलता आती है दोस्तों वो क्या आती है। यहाँ पर 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियोस में देखा, जिन स्टूडेंट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स नए हैं तो वो पिछली वीडियोस को एक बार देखें, तभी अपन क्रम रूप से समझ पाएंगे। जो हमारा पिछला निकल चुका है, यानी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हमने शुरू से जो टॉपिक लिए हैं, आप पहले उनको क्लियर कीजिए, तभी आपको अगली वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सभी लगातार जो है हमारी वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, आप लगातार देखते रहिए। तो यहाँ देखते हैं 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम, अर्थात यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो 3 प्रकार का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। दोस्तों प्रोकैरियोट्स के अंदर केवल आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो काम में आता है। तो पहला डिफरेंस यहाँ क्या हो जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 3 प्रकार के, जैसा यहाँ हमने दिखाया है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरएनए का अनुलेखन करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड mRNA का अनुलेखन करता है। जैसा हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो mRNA अर्थात मैसेंजर आरएनए का कूट लेखन करता है, यानी अनुलेखन क्रिया करता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है tRNA, जिसको हम अंतरण आरएनए कहते हैं, और snRNA दोनों के लिए अनुलेखन का कार्य करता है। अब यहाँ नेक्स्ट जो जटिलता आती है वो क्या है दोस्तों? यहाँ देखिए, जो अनुलेखन क्रिया के दौरान जो आरएनए बनेगा वो hnRNA बनेगा। कौन सा बनेगा दोस्तों? hnRNA। देखो यहाँ पर हमने दिखाया है, hnRNA जो होता है उसको हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियस आरएनए अर्थात इसे हम विषमांगी क्या कहते हैं दोस्तों? विषमांगी केंद्रकीय आरएनए भी कहते हैं। विषमांगी केंद्रकीय आरएनए जिसे हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियस आरएनए कहते हैं, ये बनता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में सीधे के सीधा mRNA ही बनता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है, जब ये आरएनए बनता है तो ये आरएनए mRNA का पूर्ववर्ती होता है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि mRNA का पूर्ववर्ती आरएनए कौन होता है? तो दोस्तों hnRNA होता है। कौन होता है दोस्तों? विषमांगी केंद्रकीय आरएनए। ओके, आगे देखते हैं।
ये आरएनए जो होता है वो एक उच्च अणुभार वाला होता है। क्या होता है दोस्तों? उच्च अणुभार वाला होता है। समझ में आ रहा है? उच्च अणुभार का मतलब होता है कि यहाँ पर जो जीन खंड होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में, और दो प्रकार के जीन खंड यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक होता है व्यक्तेक, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, और दूसरे होते हैं अव्यक्तेक, जिन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं। दोनों प्रकार के यहाँ जीन खंड देखने को मिलेंगे दोस्तों एचएनआरएनए में, इसीलिए हम इसको विषमांगी, विषमांगी का अर्थ है जिसमें समान प्रकार के जीन खंड नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीन खंड हैं। तो कौन कौन से हैं? व्यक्तेक होते हैं, और दूसरे कौन से हैं? अव्यक्तेक। देख रहे हैं यहाँ पर आप, व्यक्तेक जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, अव्यक्तेक जिन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात देखते हैं कि व्यक्तेक क्या होते हैं, आखिर व्यक्तेक किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन, अनदर जो क्वेश्चन बनता है हमारा दोस्तों, यहाँ पूछा जाएगा कि व्यक्तेक क्या होते हैं, अर्थात एक्सॉन क्या हैं। तो एक्सॉन वो खंड होते हैं जिनकी कूट लेखन सूचना, यानी जिनके अंदर जो सूचना होती है उसकी कूट लेखन के द्वारा, यानी उसका कूट लेखन होता है, उसके अंदर जो सूचना होती है वो वास्तव में, यानी जीन के रूप में जो सूचना हमारे पास है उसकी अभिव्यक्ति होगी, उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होगा। तो यहाँ कूट लेखन की सूचना इसमें होती है। इसको हम दोस्तों सक्रिय जीन खंड कहते हैं। कौन सा जीन खंड कहते हैं? सक्रिय जीन खंड। जबकि अव्यक्तेक होता है, यानी आप नाम से समझ सकते हैं, अव्यक्तेक यानी जो व्यक्त नहीं होता है। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यक्तेक जो व्यक्त होता है, अर्थात जीन अभिव्यक्ति जिसकी होती है, और अव्यक्तेक वो होता है जिसकी जीन अभिव्यक्ति नहीं होगी, अर्थात वो नॉनसेंस अपन कह सकते हैं, जिसके अंदर कोई सूचना नहीं होगी। तो यहाँ कूट लेखन की सूचना इसमें नहीं होती है दोस्तों। तो इसे हम निष्क्रिय जीन खंड भी कह देते हैं। ये निष्क्रिय जीन खंड जो होता है इसमें किसी प्रकार की सूचना नहीं है। तो अब क्या करें इसको? तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात आती है कि इस जीन खंड को जब इसमें कोई सूचना नहीं है तो इसे दोस्तों एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? वो जिस प्रक्रिया से इसे गुजरना होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जिसको हम आरएनए संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आरएनए संसाधन, आरएनए संसाधन, अर्थात आरएनए प्रोसेसिंग क्रिया के द्वारा इसको गुजरना पड़ेगा, जिसे हम आरएनए संबंधन भी कहते हैं। तो हमने ये कहा था कि प्रोकैरियोट सेल में आरएनए संबंधन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यहाँ आवश्यकता है। तो क्या है आरएनए संबंधन? देखते हैं दोस्तों। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड के अंदर भी कई बार क्वेश्चन आता है, और नीट एग्जाम के अंदर यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्या है दोस्तों आरएनए संबंधन? देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार डीएनए के अंदर जब अनुलेखन क्रिया होती है तो वर्धक से आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या है दोस्तों? आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है दोस्तों। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही वर्धक से जुड़ता है, ठीक है, स्टार्टर से जुड़ेगा, और यहाँ सिग्मा पॉइंट जब इससे जुड़ता है तो ये अनुलेखन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा टेम्पलेट रज्जु पर, यानी 3' से 5' जो रज्जु होता है उस पर ये अनुलेखन क्रिया करेगा। और जैसे ही यहाँ पर आरएनए बनकर तैयार होगा तो ये कौन सा होगा दोस्तों? ये एचएनआरएनए होगा। कौन सा होगा दोस्तों? एचएनआरएनए होगा, जो 5' से 3' यहाँ पर अनुलेखन के बाद तैयार। तो इस प्रकार देखिए, जो ये एचएनआरएनए बनकर तैयार होता है, यहाँ पर हमें दो अलग अलग खंड दिखाई दे रहे हैं। जैसा डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाले जो खंड आपको दिख रहे हैं ये जीन खंड इंट्रॉन कहलाते हैं। क्या है दोस्तों? इंट्रॉन। और ये जो रेड जो खंड दिख रहे हैं ये कहलाते हैं एक्सॉन। तो दो अलग अलग तरह के जीन खंड यहाँ हमें दिखाई देंगे, इसीलिए हम इसको विषमांगी आरएनए कहते हैं। अब यहाँ जो आरएनए संसाधन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हमें करनी होगी।
तो उसमें सबसे ज़रूरी है कि कुछ एंजाइम्स काम आते हैं, जैसे यहाँ हमने दिखाया स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम एंजाइम दोस्तों क्या करता है, इन इंट्रॉन खंडों को, चूँकि इनके अंदर कोई सूचना नहीं है, इन्हें हमें काट कर अलग करना होगा, और जब ये काट कर हम अलग कर देंगे तो कंटिन्यू एक्सॉन जो है वो सभी को एक साथ मिला के जोड़कर mRNA तैयार किया जाएगा। तो यहाँ आप देखिए जो इंट्रॉन खंड हैं उन्हें लूप बनाकर, देखो ये लूप बन रहे हैं गोल, आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से लूपिंग बनाई गई है। तो ये लूप बनाकर इसको हम एंजाइमों की मदद से काट देंगे। एंजाइम कौन सा है दोस्तों, स्प्लाइसियोसोम, और इस क्रिया को हम स्प्लाइसिंग क्रिया भी कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग क्रिया। तो इंट्रॉन खंड को लूप बनाकर यहाँ पर काट दिया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया होती है उसमें mRNA के 5' सिरे पर जो है इसकी कैप बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों, ये आपको दिख रही है, ये कैप है। तो इस कैप में क्या होता है, यहाँ मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट जो आपको ये दिख रहा है MGPPP, MG+P, इसका मतलब है दोस्तों मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये इसके हेड पर अर्थात इसके सिर पर आकर जुड़ जाता है, इसको हम कैप कहते हैं। और इस क्रिया को हम दोस्तों कैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिंग। तो कैपिंग की जो क्रिया है उसको हम हिंदी में आच्छादन भी कहते हैं। आच्छादन क्रिया 5' सिरे पर होती है जिसमें ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है वो आकर जुड़ता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं 3' सिरे पर पॉलीएडिनाइल अर्थात पॉली ए, जिसे हम पॉलीएडिनाइलेशन कहते हैं, यानी हिंदी में अगर अपन इसको बोले तो पुच्छन की क्रिया होती है। तो दोस्तों 3' सिरे पर जो टेल बनती है वो पुच्छन क्रिया के दौरान बनती है, और यहाँ पर इस प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद जो हमें आरएनए प्राप्त होगा दोस्तों वो mRNA होगा। कौन सा होगा दोस्तों, mRNA, अर्थात ये प्रोसेस्ड आरएनए होगा। कौन सा होगा, प्रोसेस्ड आरएनए, क्योंकि जो प्रोसेसिंग की क्रिया है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, और हमने जो अव्यक्तेक खंड थे जिन्हें हम इंट्रॉन खंड कह रहे थे उन्हें लूप बनाकर अलग कर दिया। ये आपको दिख रहे हैं, ये अलग हो गए हैं खंड, और अब हमारे पास केवल और केवल एक्सॉन खंड रह गए हैं जिनके अंदर यानी सूचना मौजूद होती है, जिसका आगे हम अनुवादन क्रिया के द्वारा और प्रोटीन निर्माण में यानी उसका उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार mRNA बनने की जो प्रक्रिया है यूकैरियोट्स कोशिकाओं के अंदर थोड़ी जटिल प्रकार की प्रोसेस है। आज हमने इसको अच्छी तरह से समझ लिया। दोस्तों एक बार फिर समझते हैं कि जो प्रोकैरियोट सेल है उनकी तुलना में यूकैरियोट्स में अनुलेखन क्रिया जटिल होती है, क्योंकि यहाँ 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, और जो mRNA बनता है वो उच्च अणुभार वाला hnRNA बनता है जो कि mRNA का पूर्ववर्ती होता है। इसमें 2 अलग अलग प्रकार के खंड होते हैं, व्यक्तेक और अव्यक्तेक। व्यक्तेक खंड वो होते हैं जिनमें सूचना होती है, अव्यक्तेक खंड जो है किसी कार्य के नहीं होते हैं, निरर्थक होते हैं, उनमें किसी प्रकार की सूचना नहीं होती है। तो इसको दोस्तों आरएनए संसाधन क्रिया के द्वारा हम hnRNA को जब प्रोसेस्ड करते हैं तो mRNA बनकर तैयार होता है, जिसमें आच्छादन और पुच्छन की क्रिया होती है। ये क्रिया दोस्तों इसे आच्छादन जो है केंद्रक से बाहर निकालने में मदद करता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। थैंक यू।